जी हाँ, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो जैसे कि आप सभी ने, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी जी। जी आ रही है महोदय। जी। तो आप सभी ने शिक्षण के विषय में पढ़ा, तो आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं शिक्षण, शिक्षण के अनुसार आप क्या समझते हैं? शिक्षण के विषय में आपको क्या जानकारी है, या आप क्या समझते हैं शिक्षण के विषय में? मेरी आवाज आ रही है सभी को? पढ़ने और पढ़ाने की विधि। पढ़ने और पढ़ाने की विधि। और कोई? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगमकर्ता को कुछ सिखाया जाता है और स्वयं भी सीखा जाता है। अच्छा, शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगमकर्ता है कुछ सीखता है, या शिक्षक कुछ शिक्षक भी कुछ सीखे। तो ये उसकी एक क्या विशेषता है? शिक्षण से शिक्षण क्या है? किसी को एक जो अधिगम करता है वह शिक्षक द्वारा अधिगम करता क्या है, कुछ सीखता है, कुछ नवीन चीज सीखता है। तो विशेष बात है उसमें उसका सीखना, या अधिगम करता है, या जो छात्र है वह क्या करता है, किसी नवीन ज्ञान को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार कुछ हम उसकी शिक्षण विधि की, या जो है शिक्षण कौशल की कुछ विशेषताओं को आज हम देखेंगे। शिक्षण विधि की विशेष विशेषताओं को हम ध्यान देंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? जी जी महोदय। तो हम शिक्षण की विशेषताओं पर और उसके कुछ अनुसार उसके विविध रूपों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण का वैशिष्ट्य जो है, शिक्षण की जो विशेषता है वो इस प्रकार है। जैसे जैसे मैंने ये क्रमबद्ध रूप में दे रखा है। शिक्षण की एक विशेषता है उद्देश्य पूर्णता। जैसे कि शिक्षण जो है वो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? विद्यार्थियों का या अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास। तो शिक्षक जो होगा, जो अध्यापन कराने वाला होगा, या जो पढ़ाने वाला जो शिक्षक है, उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया जो है उसमें उसका मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जिसको मैं सिखा रहा हूँ उस विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। वो केवल किताब में ही किताबी ज्ञान ही ना ले, अपितु उसका सर्वांगीण विकास जैसे खेल कौशल में, या अन्य जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे क्रीड़ा प्रतियोगिता या सामान्य प्रतियोगिता, अन्य जितने भी सामाजिक रूप में भी उसका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। अगला क्या है, योजनाबद्धता। इसकी विशेषता यह है कि ये व्यवस्थित रूप में और क्रमबद्ध रूप में और सुनियोजित तरीके से की जाती है। तो जैसे कि हम सीख रहे हैं कि जब शिक्षक क्लास में हम जब पढ़ाने के लिए एंटर करेंगे, तो हमारी उससे पूर्व ही पाठ योजना और या इस रूप में कहें कि हमें जो पढ़ाना है उसके विषय में संपूर्ण जानकारी, या उस किस प्रकार हमें पढ़ाना है, पहले हमारे प्रश्न प्रश्न क्या होंगे, इस प्रकार से हमें संपूर्ण उसकी योजना बना लेनी है, उसे क्रमबद्ध कर लेना है। तो उसकी शिक्षण विधि की एक विशेषता है कि शिक्षण विधि हमेशा व्यवस्थित रूप में होगी और योजनाबद्ध रूप में की जाती है। अगली इसकी विशेषता देखते हैं कि छात्र केंद्रित होती है। जो शिक्षण है, शिक्षण में छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे जो छात्र की किसमें रुचि है, यदि वो खेलने में ज्यादा रुचि करता है। अब हर कोई छात्र अगर कक्षा में 100 छात्र भी हैं, तो 100 के 100 छात्र तो 90% या 95% वाले नहीं होंगे। तो उनका मैंने पहले बताया था कि उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। अब जिस छात्र की रुचि क्रिकेट में ज्यादा है या किसी खेल में ज्यादा है,
तो उसका विकास उस तरफ को ज्यादा उस तरफ को ज्यादा किया जाना चाहिए, या फिर उस शिक्षण विधि में उसकी विशेष बात यह है कि जिस छात्र की जिस क्रीड़ा में जिस क्षेत्र में रुचि होगी उसे उस तरफ उसका विकास करना या उसको उस तरफ को उसका प्रोत्साहन करना आवश्यक है या उसे किया जाता है, और उसकी क्षमताओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है या वो किस रूप में सक्षम है। अगला देखते हैं कि अनुभवात्मक शिक्षण है। शिक्षण कैसे उनसे अनुभवात्मक या अनुभवों के आधार पर सीखने पर बल देता है। जैसे अब कोई छात्र है, वो क्या करता है कि उसको क्रिकेट बहुत अच्छा आता है। अब उसने पहला मैच खेला, वो हार गया, उसने दूसरा मैच खेला, वो हार गया। अब उसको खेलना तो अच्छा आता है, लेकिन वो गलती कहाँ पर कर रहा है? इस प्रकार शिक्षक जो है उसे समझाएंगे या वो अपने अनुभव के द्वारा सीखेगा कि मैंने इस मैच में ये गलती करी इसलिए हम हार गए, या इस मैच में मैंने ये गलती करी हम इसलिए हार गए। इस प्रकार जो अपने अनुभव से वो अपने अनुभव के आधार पर सीखेगा। वो जो शिक्षक है ये शिक्षण जब एक प्रकार का शिक्षण है कि वो अपने अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को बढ़ाए और आगे को क्या करे, अपने अनुभव के आधार पर उस और नई चीज सीखे। और शिक्षण जो है एक परिवर्तनशीलता एक इसका इसकी विशेषता है। शिक्षण कला की क्या है? परिवर्तनशीलता एक विशेषता है इसकी। तो शिक्षण प्रक्रिया जो है समय, स्थान और टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है बदलते रहती है। जैसे समय के आधार पर कहें तो जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में अध्ययन रह करके गुरु के अनुसार ही जो विद्यार्थी होते थे वो गुरु के अनुसार, जैसे गुरु ने कह दिया, कहते हैं कि गुरु आज्ञा अविचारणीय। वैसे तो अभी भी आज भी यह बात सही है कि गुरु की आज्ञा अविचारणीय है, किंतु अब पहले जो था जो गुरु जो पढ़ाएंगे वही छात्र पढ़ेगा और उसी का अनुसरण करेगा। तो अब क्या स्थिति है कि अध्यापक, जैसे मैम लोग इस समय बताते हैं कि अध्यापक ने जो बताया उसको और अतिरिक्त चिंतन करके, उसको और मनन करके, उसे और विस्तार अपने उस ज्ञान का और विस्तार करना जो है उस ज्ञान का और विस्तार करना चाहिए। तो इस प्रकार से परिवर्तनशील रहता है। जैसे स्थान के आधार पर देखेंगे तो कहीं दूर दराज जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, वहां तक बहुत प्रकार की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है। तो और जो शहर के क्षेत्र है उसमें जो शहरी क्षेत्र है वहां तक सुविधाएं जल्दी पहुंच जाती है। तो स्थान के क्षेत्र में भी परिवर्तनशील रहती है, यानी कि वहां कुछ और स्थिति रहती है शिक्षण की, और यहाँ शहरी क्षेत्रों में कुछ और रहती है। प्रौद्योगिकी के आधार पर कहें तो टेक्नोलॉजी के आधार पर भी यह दोनों में काम करते। स्थान और समय, जैसे कि पहले टेक्नोलॉजी कम थी तो शिक्षण का जो जैसे पहले की टेक्नोलॉजी में इस प्रकार की ऑनलाइन क्लासेस या इस प्रकार का प्रेजेंटेशन जो भी हम कहें इसको, तो ये पहले नहीं था। तो अब जो तकनीकी में जो परिवर्तन आया, जो आधुनिकीकरण हुआ है, तो उसमें तकनीकी के आधार पर भी क्या है शिक्षण जो है परिवर्तनशील है। तो अब आगे भी इससे आगे भी कुछ और टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो उसमें भी क्या होगा और परिवर्तनशील होगी, तो ये परिवर्तित होगी शिक्षा प्रक्रिया। जैसे आज पहले साक्षात्कार से ही हो पाती थी, आज ऑनलाइन माध्यम से भी हो पा रही है। तो इसमें परिवर्तन आया, तो ये परिवर्तनशील है। तो आगे भी जो है ये परिवर्तमान रहेगी और कुछ टेक्नोलॉजी आएंगी और समय के आधार पर इसका परिवर्तन होता रहेगा। ये इसकी क्या है विशेषता है। आगे गए तो शिक्षण की विशेषता है वो बहुविषयक है, यानी कि शिक्षण विधि में जो शिक्षण है उसमें विविध शैक्षिक दृष्टिकोण और शिक्षण पद्धतियां हैं। जैसे अब सभी शिक्षक एक ही योजना से तो पढ़ाएंगे, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबकी अपनी अपनी पद्धतियां हैं। तो इसकी विशेषता यह है कि शिक्षण विधि विभिन्न दृष्टिकोण है इसमें और विभिन्न शिक्षण पद्धतियां हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी पद्धतियां होती है जिस प्रकार से।
अगला है मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। तो शिक्षण की विशेषता है कि इसमें नियमित रूप से मूल्यांकन यानी कि जैसे अब शिक्षक जो भी हमें पढ़ाएंगे तो उसका समय पर टेस्ट लेते रहेंगे या मूल्यांकन करते रहेंगे, तो उसमें जो छात्रों की प्रतिक्रिया है वो भी आवश्यक है। तो मूल्यांकन और प्रतिक्रिया का मतलब उसकी जो अभिन्न भाग है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन भी होगा और उसकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त होगी, उसकी एक विशेषता। और आगे कहते हैं सामाजिक प्रभाव। शिक्षण में जो है सामाजिक जो इसका वो है पर्यावरण है, आवरण है, जो सामाजिक आवरण है, यह भी शिक्षण में बहुत प्रभाव डालती है। इसको सरल शब्द में ये कहें कि छात्र जो अधिगम करता है वह केवल कक्षा में ही नहीं सीखता है, अभी तो समाज से भी वो कुछ शिक्षा प्राप्त करता है, वहां भी उसकी शिक्षण प्रक्रिया रहती ही है, वहां समाज से भी वो कुछ न कुछ सीखता ही है। तो सीखना केवल एक कक्षा में एक चार दीवारी के भीतर ही नहीं, अपितु सामाजिक संरचना भी है, यानी कि सामाजिक प्रभाव भी उसमें पड़ता है। समाज भी उस पर कुछ अधिगम करता है, कुछ सिखाता है, उसमें सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। तो ये जो शिक्षण का जो वैशिष्ट्य है वो उसे सार्थक और प्रभावी प्रक्रिया बनाती है। ठीक हो गया? मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी महोदय, जी महोदय आ रही है जी। तो हम शिक्षण की विशेषताओं का, शिक्षण कला की विशेषताओं पे हमने ध्यान दिया। उसके बाद हम लेते हैं शिक्षण का स्वरूप कैसा होता है, शिक्षण का जो विविध रूप होते हैं वो किस प्रकार से। शिक्षण का जो स्वरूप है वो शिक्षण का स्वरूप जो है बहुआयामी होता है और बहुत बहुआयामी होते हैं। इसके कुछ पक्ष यहाँ पे दिए, इसको हमने आगे दिया है कि उसके क्या ज्ञान और कौशल का संचार होता है। तो इसमें इसका एक स्वरूप है कि ज्ञान और कौशल का संचार। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और कौशल का स्थानांतरित करना है। जैसे जो शिक्षक है वो अपने ज्ञान का और अपने कौशल का, उसे जो भी ज्ञान है या उसे जितना भी शिक्षक को जितना भी ज्ञान है, तो वो क्या चाहेगा कि विद्यार्थी, वैसे तो शिक्षक को खुशी, सबसे ज्यादा खुशी कब होती है जब उसका विद्यार्थी उससे आगे बढ़े और उससे भी ज्यादा तरक्की करे। तो शिक्षक का हमेशा एक उद्देश्य मुख्य ये रहता है कि शिक्षण कला में जब मैं किसी विद्यार्थी को सिखाऊं तो वह क्या हो, मैं अपना 100% उसे सिखा दूं, या जितना भी मुझे ज्ञान है वह अपना संपूर्ण ज्ञान में अपने विद्यार्थी को दे दूं। तो ये है उसका ज्ञान और उसके कौशल का क्या है, स्थानांतरण होता है। एक उसमें शिक्षण कला के रूप में ज्ञान और कौशल का स्थानांतरण होता है। शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति, शिक्षक अपने ज्ञान और कौशल को जो है स्थानांतरित करता है विद्यार्थी के प्रति। अगला है कि चिंतनशील और समझ जो है उसका एक रूप यह है कि चिंतनशील और समझ है। तो छात्रों को न केवल तथ्यों को याद कराना होता है, जो शिक्षण कला है उसमें केवल छात्रों को रट्टा ही नहीं लगवाना है, केवल रटोटा ही नहीं बनवाना है, बल्कि उन्हें जो समझने और चिंतनशील करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो अगर कोई जैसे इसको हम समझे, हमने क्लास में कुछ उसे पढ़ाया, क्लास में एक श्लोक पढ़ाया, बच्चों को कहा कि इसको रट के आ जाओ, इसको याद कर लेना, तो इतना ही नहीं, शिक्षक का कर्तव्य है कि वो क्लास में पढ़ाने के बाद बच्चों को श्लोक रटा दे और पेपर में बच्चे श्लोक लिख के आ जाए, पास हो जाए। केवल इतनी ही शिक्षण प्रक्रिया इतनी है, सिखाने की प्रक्रिया इसे नहीं कहा जा सकता, ये केवल रट्टा करवाने की प्रक्रिया है। तो शिक्षण प्रक्रिया में केवल रट्टा ही नहीं लगाना है, केवल तथ्य को कंठस्थीकरण नहीं करवाना है, अभी तो उसमें उसका चिंतन करवाना है, उसमें उसके विषय में संपूर्ण ज्ञान लेना है, उसके विषय में जैसे हमने श्लोक पढ़ाया तो उसका संपूर्ण
ज्ञान, उसके विषय में जो भी उसका अर्थ है, तात्पर्य है, वो हर प्रकार से विद्यार्थी को आ जाए, अधिगमकर्ता को समझ आ जाए। यह भी शिक्षण का एक मुख्य स्वरूप है कि शिक्षण कला में हमें केवल रटाना ही नहीं है, अपितु उसका जो है संपूर्ण ज्ञान उसे होना चाहिए, साक्षात संपूर्ण ज्ञान विद्यार्थी को होना चाहिए। कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास भी होता है। शिक्षण का एक रूप क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक विकास है। जो शिक्षण में छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को भी लिया जाता है। छात्रों का केवल किताबी ज्ञान नहीं, अपितु व्यक्तिगत ज्ञान, उठने बैठने का, व्यवहार आचरण का ज्ञान, ये सब भी विद्यार्थी को, अधिगमकर्ता को मिले। यह शिक्षण प्रक्रिया में विशेष वो है, तो विशेष स्वरूप है कि शिक्षण कला से जो है सामाजिक विकास भी हो और विद्यार्थी का क्या हो, व्यक्तिगत विकास भी हो, जिससे कि वो अपने कौशल का विकास कर सके, अपने सामाजिक स्तर का विकास कर सके, हर रूप में अपना विकास कर सके। उसके बाद क्या है, नवाचार और सृजनशीलता। छात्रों को जो है नई रचनात्मकताओं में सोचने को प्रेरित करना है। छात्रों को केवल किताब से ज्ञान देना या अन्य जो भी है ज्ञान कराना, समाज से कहीं से भी, तो इतना ही नहीं, उसे नई रचनाओं की ओर उसका जो है उसका चिंतन बढ़े, इस प्रकार से प्रेरित करना भी एक शिक्षण का जो है एक स्वरूप है। शिक्षण में जो है यह भी शामिल है कि छात्र जो है नवीन रचनाओं को करे और उसमें नवीन कुछ आविष्कार करने पे या फिर कुछ नई चीजों को बनाने में, श्लोक पद्य रचना है, कोई कहानी लेखन है, इस प्रकार भी उसका विकास हो, ऐसा वो चिंतन करे। यह भी शिक्षण का एक है स्वरूप है कि शिक्षक को, विद्यार्थी को यह भी समझ में आ जाए कि उसे कुछ नई चीजें सीखनी चाहिए, नई चीजों का रचनाएं करनी चाहिए, रचनात्मक उसका विकास होना चाहिए। अगला निरंतर और जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है। जैसे कि डॉक्टरों के अनुसार शिक्षा क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा जब आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका शिक्षक होगा, कोई ना कोई सिखाने वाला होगा, या वह कक्षा में कोई शिक्षक हो, अथवा समाज हो, अथवा कोई वातावरण हो, कोई पर्यावरण हो, कुछ भी हो। तो शिक्षण भी क्या है, एक आजीवन चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो जीवन भर निरंतर शिक्षण क्या होता है, बढ़ते रहता है, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो वो शिक्षण प्रक्रिया क्या है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। तो वही जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका एक स्वरूप यह है कि वो आजीवन कहीं ना कहीं से हमें शिक्षण कहीं ना कहीं से प्राप्त होते रहता है। बस शर्त यह है कि सीखने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि प्रौद्योगिकी और नवाचार। आधुनिक समय में शिक्षण प्रौद्योगिकी और नवाचारों को भी क्या होता है, समाहित कर रहा है। तो शिक्षण जो है वो आधुनिक उसका एक स्वरूप, आधुनिकता में जो उसका स्वरूप लाते हैं। तो उसमें देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है और विकास कर रही है। जैसे कि पहले केवल साक्षात्कार से ही पढ़ाई हो पाती थी, अब ऑनलाइन माध्यम से भी हो पा रही है। तो इसमें क्या है, उसमें एक नवीनता आई है, उसके शिक्षण के स्वरूप में क्या है, एक नवीनता आई है। उसके टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, शिक्षण के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, उससे तकनीकी से उससे एक नवीनता आई है। तो जो ये सब पक्ष मैंने बताया आपको, इसको ये क्या है, शिक्षण को एक व्यापक और गतिशील प्रक्रिया बनाती है। तो क्या सभी को आवाज पहुंच गई मेरी? जी महोदय, जी महोदय। समझ पा रहे हैं? तो क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं सब? तो आगे उसके कुछ अवयव या उसके कुछ अंश, उसके कुछ घटकों पर चर्चा करेंगे कि अध्यापन के जो विविध अवयव है उसमें क्या है, उसमें क्या है, शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधियां है, मूल्यांकन, मापन और शिक्षण सामग्री। ये क्या है, उसके विविध अंश हैं।
उसके उसके ये इनके इनके बिना तो खैर संभव नहीं है ना। तो शिक्षक क्या शिक्षक शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र भाग है। हम कहीं से भी कुछ भी सीखे, जैसे कि मैंने बताया शिक्षण जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण शिक्षण जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो सिखाने वाला क्या है, हमेशा केंद्र भाग है। जब कहीं सिखाने वाला ही नहीं होगा तो सीखने वाला किससे सीखेगा? चाहे समाज हो, चाहे कोई शिक्षक हो, कोई अध्यापक हो या कोई भी हो, तो जो भी हमें सिखा रहा है तो उसकी वहाँ पे केंद्र भाग है। उसके शिक्षण प्रक्रिया में केंद्र क्या है? शिक्षक है। तो उसकी योग्यता, उसकी सज्जता, उसकी शिक्षण शैली जो है वहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। तो सीखने वाले की ही छात्र की, जैसे छात्र की जो अध्यापन प्रक्रिया में जो छात्र है वो मुख्य भाग है, मुख्य सहभागी है। सिखाने वाला होगा और सीखने वाला होगा तभी शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, उसका महत्व हो पाएगा। और छात्र का या अधिगमकर्ता की जब उसकी जिज्ञासा होगी, जब अधिगमकर्ता की रुचि होगी, तब वो उस शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य सहभागिता निभा पाएगा। अन्यथा जब छात्र की रुचि नहीं होगी तो वह किस प्रकार सीख पाएगा? तब उसके न वो समाज से कुछ सीख पाएगा, न शिक्षक उसे कुछ सिखा रहे हो तब भी वो नहीं सीख पाएगा। तो उसमें जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें एक मुख्य अवयव है छात्र और उसमें भी मुख्य है कि छात्र की रुचि और उसकी जिज्ञासाओं का होना, उसकी सहभागिता का होना। अब क्लास में बैठे हैं, अध्यापक आगे से पढ़ा रहे हैं, छात्र का ध्यान कहीं और है, कहीं दुकानों में गया है, कहीं मिठानों में गया है। तो इस प्रकार भी शिक्षण प्रक्रिया सुचारू नहीं हो पाएगी, अच्छे से नहीं चल पाएगी। उसके लिए छात्र जो उसका एक मुख्य भाग है, मुख्य जो अंश है, उसकी जिज्ञासा का होना, उसकी सहभागिता का होना भी अनिवार्य है। अगला है पाठ्यक्रम। क्या पढ़ाएं उसका निर्धारण जो होता है, मतलब कि जो पाठ्यक्रम है उसकी पाठ्य सामग्रियां हैं, उसके अध्याय हैं, उसकी इकाइयां हैं। तो पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है, उसका भी एक मुख्य क्या है अंश है। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम एक मुख्य अंश है। और शिक्षण विधियां तो शिक्षण विधि जो है शिक्षक द्वारा ज्ञान संचार करने के लिए उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी, शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान संचार किया जाएगा उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी, उसकी जो शिक्षक की जो तकनीकी होगी, जो शिक्षक उसकी अपनी तकनीकी को अपने ज्ञान का संचरण करने के लिए शिक्षक जिस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा वो क्या है? शिक्षण विधि है। तो इसका यह भी एक मुख्य अंश है शिक्षण विधि में कि अब क्लास में हम आ गए, अब हमने श्लोक पढ़ाया, अध्यापक आए, अध्यापक ने श्लोक पढ़ाया, सबसे कहा पढ़ लेना, छात्रों की रुचि तो थी, लेकिन जो जितना अध्यापक को ज्ञान था उसके विषय में उन्होंने कोई टेक्निक का इस्तेमाल, उन्होंने बस इतना किया कि आए, लिखाया, उसका अर्थ बताया और चले गए। उसके लिए शिक्षक को आवश्यक है कि उसकी शिक्षण विधि जो है वो कुछ विशेष होनी चाहिए, जिससे कि छात्रों को उनके उनका जो ज्ञान है उसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। तो उसके लिए शिक्षक को क्या है, एक विशेष टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी सभी शिक्षक की अपनी विशेष विधियां हैं। तो एक शिक्षण विधि जो है एक विशेष अंश है, तो शिक्षण विधि का होना आवश्यक है। अगला है मूल्यांकन और मापन। तो शिक्षण विधि में हम क्लास में गए, हमने बच्चों को पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, उसके बाद हम बस सिलेबस पूरा हुआ, किताब बंद, सबको आ गया, तो इतने से शिक्षण विधि संपन्न नहीं होगी। तो शिक्षण अगर हमें किसी को सिखाना है तो उसका परीक्षण भी करना होगा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से या अन्य जो भी मूल्यांकन विधि होंगी उसके माध्यम से जो है शिक्षण का क्या है, एक मूल्यांकन और मापन जो है कि विद्यार्थियों को कितना आया, विद्यार्थी ने कितना समझा, यह भी ज्ञापन करना भी क्या है, एक अंश है। मूल्यांकन करना भी एक अंश है शिक्षण विधि का। तो क्या आई गया शिक्षण सामग्री।
शिक्षण सामग्री का मुख्य जो है, शिक्षण सामग्री भी इनमें शिक्षण के अंश में है, वह भी एक मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे पाठ्य पुस्तक, शिक्षण साधन यानी कि ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर, या जो आधुनिक उसमें जो आगे प्रोजेक्टर इत्यादि, और जो शिक्षण सामग्रियां हैं वह भी शिक्षण के उसमें शिक्षण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और ये उनका एक अंश बन चुकी है। जैसे अभी हमारा शिक्षण का अंश क्या बना हुआ है, जैसे गूगल मीट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे स्क्रीन शेयरिंग इत्यादि जितने भी हम वो कर रहे हैं, जो मैंने मैटर जो तैयार किया है, ये मैं आपको प्रेषित कर पा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, शिक्षण की एक सामग्री हो गई, जिसके माध्यम से मैं आप सबको पढ़ा पा रहा हूँ। तो क्या उसके बाद करें पर्यावरण। अब शिक्षण का जो है पर्यावरण, शिक्षण के लिए जो आवरण है जहाँ हम पढ़ रहे हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं उस कक्षा का वातावरण ठीक हो, मतलब कि अब हम कहीं जैसे बाजार में जाकर के जहाँ हल्ला हल्ला गुल्ला बहुत होता है, जहाँ पर शोर बहुत होता है, तो वहां तो हम अध्यापन कर नहीं सकते। अब उसके लिए हमें बहुत तीव्र एकाग्रता की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए जो है वातावरण भी जो है उसमें शिक्षण प्रक्रिया में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है और बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे कक्षा में वातावरण बना रहे, शांति बनी रहे, जिससे कि शिक्षक को पढ़ाने में और विद्यार्थी को पढ़ने में भी सहायता प्राप्त हो। और अगला एक अंश उनके जो है अभिभावक और उसके जो है अभिभावक और छात्र समूह भी है। कहते हैं कि पहली जो शिक्षिका होती है हमारे जीवन की, जो पहला शिक्षक होता है वो हमारी माँ होती है। तो उसमें जो है अभिभावक भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अभिभावक और छात्र समूह जो है शिक्षण प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं कि छात्र ग्रुप स्टडी जिसे हम कहते हैं, छात्र समुदाय जो है वो हमारे शिक्षण कौशल में, जैसे हमें कुछ विषय नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, तो हम छात्र समूह से अपने सहपाठियों से पूछकर उसको क्या है उसको अध्ययन कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं। तो यह भी क्या है शिक्षण विधि का एक अंश है, उसका एक भाग है। तो ये जो मैंने आपको अंश बताए जो इसके शिक्षण के जो अंश है, वो शिक्षण सामग्री को क्या शिक्षण को बहुत प्रभावशाली बनाते हैं। इस प्रकार हमने शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण का स्वरूप और शिक्षण के क्या है अंशों पर हमने चर्चा की। तो किसी को कोई क्वेश्चन? महोदय, शिक्षण योजना में क्या पाठ योजना भी उसी के अंतर्गत आती है जो आपने शिक्षण योजना की बात कही? शिक्षण योजना जो वो है उसका शिक्षण का जो मैंने बताया आपको, शिक्षण का जो स्वरूप है उसमें जो आपने क्या दोबारा पूछा, क्या पूछा आपने? मतलब मुझे मतलब क्लियरिटी करनी थी कि शिक्षण जो योजना है उसके अंदर जो पाठ योजना हम सीख रहे हैं ना आजकल, तो वो भी उसके अंदर आती है? हाँ, जो पाठ योजना हम बनाते हैं वो क्या है, उसकी एक विशेषता है कि वो उसको क्रमबद्ध करती है। शिक्षण शैली को जो हमारा शिक्षण शैली है, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, वो पाठ योजना क्या करती है, उसको क्रमबद्ध करती है, उसको विशेषता देती है कि शिक्षण प्रक्रिया हमारी क्रमबद्ध हो, सुनियोजित हो, और उसको किस प्रकार हम पढ़ाएंगे, किस प्रकार अध्यापक को पढ़ाना चाहिए, तो उसको क्या एक क्रम देती है। पाठ योजना जो है हमारी जो हम पाठ पढ़ाने जाएंगे उसकी जो योजना है वो शिक्षण प्रक्रिया को एक क्रमबद्धता देती है। तो उसकी क्या एक विशेषता है। जी जी महोदय, आ गया जी। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न?
और कोई भी पूछेगा तो धन्यवाद। तो हमारा द्वितीय प्रकरण चल रहा था, शिक्षण का जो स्वरूप है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसका स्वरूप किस तरीके से होना चाहिए और कौन कौन से महत्वपूर्ण अंश यहाँ पे होने चाहिए। तो सभी बच्चों ने, मुझे लगता है, बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है अपने अध्यापक को। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो किससे मुख्यतः जुड़ी हुई है। चंदू, बताओ। मैम शिक्षक और छात्रों को शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है, ये प्रश्न किया गया है। शिक्षक और छात्र। हिमांशु, बताइए। मैम छात्रों से जुड़ी हुई है। नरेश, मैम शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक और छात्र के साथ साथ छात्र के पर्यावरण जो है उससे भी जुड़ी हुई है। प्रमोद, पवन, मैम शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये शिक्षक और छात्रों के साथ साथ जो बाहरी वातावरण है या कक्षागत वातावरण है उसके साथ जुड़ी है। पवन जोशी, विनय चंद्र पाठक। मैम शिक्षण की प्रक्रिया पाठ्यक्रम से जुड़ी है मुख्यतः और छात्रों के वातावरण से। ध्रुगेश पांडे। मैम दोनों से जुड़ी हुई है, शिक्षक और छात्र से भी। सृष्टि, हाँ जी मैम। प्रश्न का जवाब पूछा गया है। मैम एक बार दोबारा से पूछ लीजिए। ध्यान कहाँ है? ध्यान ही नहीं है कक्षा में तो फिर प्रश्न कैसे सुनोगी? शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें सक्रियता किस प्रकार से लेके आई जाती है? नव प्रभात, शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रियता किस प्रकार से आती है? रविंदर, अगर छात्र बोर हो गए तो उनको बीच बीच में थोड़ा हंसाना, बीच बीच में उनको हंसाना। गगनदीप, मैडम सक्रियता किस दृष्टि पर है उसको मद्देनजर रखकर वैसे ही अनुक्रिया करना, उसी के जैसी कोई क्रिया करना। अगर छात्र में सक्रियता नहीं हो रही है, छात्र बहुत ज्यादा बोरियत हो रहा है, तो एक ऐसा प्रश्न माध्यम हो सकता है कि प्रश्न एकदम पूछने जिससे सारे अटेंशन में आ जाए कि टीचर तो पूछने लग गया, भाई सुनो सुनो क्या बोल रहा है। तो ये भी सक्रियता लाने का एक तरीका हो सकता है। और यदि वास्तव में कोई ऐसा विषय जो बहुत गंभीर है, छात्रों के ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो उसको रोचक बनाना ज्यादा से ज्यादा कि वो सक्रियता लाए। और वास्तव में पाठविधि ही ऐसी होनी चाहिए जहां पर छात्र का कुछ भी असक्रियता ना हो, अर्थात वे सक्रिय ही रूप से चले। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस कथन को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? सुभाष, सिद्धार्थ, कृष्णा। मैम
ज्ञान कभी न खत्म होने वाला है और व्यक्ति जीवन पर्यंत अपनी बुद्धि में चीजों को एकत्रित कर सकता है। बुद्धि में ऐसा नहीं होता कंप्यूटर के जैसे कि उसमें सीमित ही चीजें आ सकती हैं, वो जितना मर्जी उतना ग्रहण कर सकता है। इसलिए ज्ञान के अथाह होने के कारण शिक्षा निरंतर चलती रहती है। शिक्षण कहा हमने यहाँ पे। जी मैम, शिक्षण भी। शिक्षण सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। इस कथन को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे पवन कुमार? सोनी, नीलम, प्रियंका। मैम प्रश्न पूछकर। प्रश्न पूछकर। क्या प्रश्न मैंने पूछा कक्षा था? में प्रश्न पूछ। जी मैम। प्रश्न क्या पूछा था? शिक्षण कमल उपाध्याय, क्या प्रश्न पूछा गया? संजीव। जी मैम, शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसे है? तो बताओ नीलम, अब जब आप प्रश्न सुन लिया हो यदि ठीक से। सुना प्रश्न? जी मैम। बताओ। मैम शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया इसलिए है, इसमें छात्र और शिक्षक अंतःक्रिया करते हैं। छात्र और शिक्षक अंतःक्रिया करते हैं, इसीलिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। तो जगमोहन प्लेडिया, कितने प्रश्न मैंने यहाँ पे पूछे? 5 पूछे। कौन कौन से प्रश्न थे? शिक्षण बोल रहे हैं, अरे सारे लाइन से आ रहे तो कुछ याद नहीं। सब ऊपर ऊपर से चला गया है ना। तो ये 30 मिनट की जो आपने कक्षा ली, 30 मिनट की कक्षा में जो फीडबैक आपको मैंने दिया है अभी, एक छोटा सा डेमो आपके लिए था। आपकी कक्षा के कितने बच्चे एक्टिव हो रखे हैं? कई सारे बच्चे तो सुन भी नहीं रहे हैं, माइक को अपना म्यूट करके फ़ोन को साइड में रखकर और अपना 1 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैम सॉरी, मैं बताना चाह रहा हूँ शिक्षण सीखने की प्रक्रिया क्या है। हम बताओ। मैम जो शिक्षण और सीखने का जो मतलब है वो यहीं पे हो रहा है। अब एग्जाम्पल तौर पे मैम ये ले लो कि आप हमें पढ़ा रहे हो, आप हमारी क्लास लेते हो, आप शिक्षण करा रहे हो और हम ले रहे हैं, ये प्रक्रिया भी हो सकती है। और इसके अलावा भी है मैम जो हो सकती है। क्या हो सकती है इसके अलावा? ये तो वही बात हो गई कि बच्चों को कहा कि आधा मैंने बता दिया, आधा फिलिंग द ब्लैंक से भर के आ जाना इसको। तो अध्यापक केवल एक दृष्टांत से थोड़ी शांत हो जाता है। अध्यापक को तो 10 प्रकार के दृष्टांतों का प्रयोग करना है ना। हाँ जी। चलिए, खैर, तो आपका जो प्रकरण चल रहा था वो था शिक्षण का जो विशेषताएं हैं, स्वरूप और अंश किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया का जो मुख्य आधार बिंदु है वो अध्यापक है।
क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण करने वाला जो होगा वो होगा अध्यापक, और विद्यार्थी उस प्रक्रिया में अधिगम कर रहा होगा। इसीलिए अधिगम का केंद्र बिंदु कहा जाता है अधिगमकर्ता को, और शिक्षण का केंद्र बिंदु कहा जाता है अध्यापक को, क्योंकि सारी ही प्रक्रिया उसने पूर्ण करनी है, चाहे उसकी पाठ्य योजना का निर्माण हो, चाहे उसके पढ़ाने का तरीका हो, चाहे उस पाठ के निश्चित उद्देश्य हो। उन सारों की पूर्ति एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत किसके द्वारा की जानी है? अध्यापक के द्वारा। तो आज का जो आपका प्रकरण जो प्रथम प्रातः काल में भी चला, अभी पहला प्रकरण, और अभी हम दूसरा जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें जब कल को भावी अध्यापक के रूप में समाज के समक्ष आना है, तो हम भावी अध्यापक के रूप में कक्षा शिक्षण का जो कार्य करेंगे उसमें शिक्षण करेंगे किस तरीके से, शिक्षण कहाँ किसको जाएगा, मेरे कक्षा शिक्षण का स्वरूप क्या होगा, शिक्षण का जो महत्वपूर्ण अंश होगा वो कौन कौन से होंगे, मेरे शिक्षण की विशेषता क्या होगी, मैं जो कार्य कर रहा हूँगा उससे क्या प्राप्त हो रहा होगा। तो जब आधार शिक्षक है तो उस आधार शिक्षक के जो दृष्टांत हैं आज के पूरे विशेषताओं में, वो सारी बात शिक्षा से और शिक्षण से संबंधित थी कि अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे देगा, अधिगम कैसे करवाएगा, सिखाएगा कैसे। तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो मैंने आपसे प्रश्न किया, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया किस प्रकार से है, तो शिक्षण सिखाने की एक विधि है कि किस तरीके से विद्यार्थियों को सिखाया जाएगा, कब आपको प्रस्तावना के प्रश्न करने हैं, कब आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछना है, कब आपको काठिन्य निवारण करना है, कब आपको पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने हैं, कब अध्यापक स्पष्टीकरण कब देना है, कब आपको गृह कार्य प्रदान करना है। ये सारी चीज़ें शिक्षण के अंतर्गत समाहित हो रखी एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत। मैंने आपसे पूछा कि शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किस प्रकार से है, जबकि कहा गया सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती है, शिक्षा निरंतर चलती है, और शिक्षण आप एक बंधे हुए समय सीमा में ले रहे हैं। तो अध्यापक ने कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो 2 वर्ष के बाद क्या मैं आपको शिक्षण दे रही होंगी? नहीं मैम। नहीं मैम। लेकिन 2 वर्ष के बाद मैं आपको शिक्षा दे रही होंगी। जी मैम। जी मैम। 2 वर्ष के बाद आप कोई त्रुटि करते मुझे मिल गए तो मैं आपको सिखा रही होंगी। जी नहीं मैम, मतलब आपके सिद्धांत हमको वहाँ पर याद आएंगे तो उनसे हम सीखेंगे उस समय। हमने कहा कि आप मेरे समक्ष कोई त्रुटि कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे आपको कुछ सिखा रही होंगी। जी मैम। या फिर आँख मूंद के चली जाऊंगी साइड से, क्योंकि अब तो आप पास आउट हो गए हमसे। नहीं मैम आप सिखाओगे। तब भी सिखाया जाएगा ना आपको। लेकिन अध्यापक कैसे बनना है, अध्यापक बनने के लिए क्या क्या किया जाता है, इसके लिए तो निश्चित है ना सब कुछ। यस। तो शिक्षण कार्य करने से पूर्व आपको क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि आप कल को अपना क्या कर सकें, शिक्षण कार्य कर सकें। तो प्रशिक्षण की प्रक्रिया इससे जुड़ गई। लेकिन सीखना और जो आपका शिक्षा है वो आजीवन मैं आपको देती रहूँगी। जब जब आप मेरे पास आएंगे कि मैम ये बता दीजिए, या मुझे कहीं पे दिखाई दे तो मैं आपको फिर भी बताऊँगी कि बच्चे ऐसा नहीं करना आपको यहाँ पे। तो शिक्षण की प्रक्रिया में परिवर्तित होना निरंतर आवश्यक है।
तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर परिवर्तनशील है। निरंतर का मतलब है सतत गति से आजीवन बदलती रहेगी। जैसे दृष्टांत प्रयोग किया गया यहाँ पे कि पूर्व में अध्यापक रटंत प्रविधि का प्रयोग कर रहे थे, फिर बीच में लेखन प्रविधि का विकास हुआ, फिर आप लेखन प्रविधि से आगे करके सीखने वाले विद्या पर, और वर्तमान में आप आ गए हैं तकनीकी शिक्षा पर। तो जिस तरीके से युग के साथ शिक्षा का स्वरूप बदला, सीखने का तरीका बदला, वैसे ही अध्यापक का शिक्षण का तरीका भी क्या हो गया? बदलता गया। और इस बदलते हुए परिवर्तन को अध्यापक को क्या करना पड़ेगा? अंगीकृत करना पड़ेगा। अगर आज भी आप केवल रटने वाली विद्या को लेकर आगे चलना चाहोगे तो वो ज़्यादा सार्थक नहीं हो पाएगी। आज वर्तमान समय में आपने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है, और बालक को यदि सिखाना है तो आपको उसे रचनात्मक क्रियाओं में ज़्यादा संलग्न करना पड़ेगा। आप उसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाने के लिए आपकी टीचिंग का तरीका फिर से क्या हो गया? चेंज हो गया कि मैं विद्यार्थियों को शिक्षण का कार्य करवाता हूँ जिसमें वो मेरे शिक्षण के नवीन तरीके से सीखते हैं, और वो नवीन तरीका है एक्टिविटी बेस्ड, रचनात्मक क्रिया के द्वारा। ना कि मैं उनको किताब पकड़ा देता हूँ और कहता हूँ ये 10 लाइनों को रटो और रट के मुझे बताओ कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो बच्चे ने ये तो कह दिया कि 10 लाइन में क्या शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन जब आपने उससे पूछा कि इसका अर्थ क्या है तो उसने रटा हुआ अर्थ भी आपको बता दिया। और अब आप उससे पूछने जा रहे हैं कि इसको हम अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे, तो क्या वो बता पाने में समर्थ हो पाएगा? आपने केवल कितना टास्क दिया उसको? किताब उठाओ, 10 लाइनों को पढ़ो, उसके नीचे उसका अर्थ लिखा है, उस अर्थ को पढ़ो। अब आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, आपने भी दोबारा वही किया और फिर उसने भी वैसे ही रिस्पॉन्स आपको दे दिया। लेकिन जब आपने उसको भविष्य में कहा इसको अब अपने लाइफ में अप्लाई करो, तो वो उसे अप्लाई ही नहीं कर पाया। तो शिक्षण का कार्य उद्देश्य प्राप्ति का अर्थ है कि अगर विद्यार्थी उसे अपने भावी जीवन में उसका प्रयोग कर पा रहा है। जैसे अभी पवन ने कहा कि मैम आप 2 साल के बाद हमें शिक्षित करती रहेंगी, जब हम आपकी उस क्रिया को याद करेंगे कि मैडम अगर यहाँ पे होती तो क्या हमको कह रही होती और मुझे ये क्रिया करनी है कि नहीं करनी है। इसका अर्थ है ये ज्ञात है कि गलत क्रिया करने पे मैडम की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी, मैडम नाराज़ हो जाएंगी, मैडम को गुस्सा आएगा, या मैडम यहाँ पे हमें उपदेश देना प्रारंभ कर चुकी होंगी। तो वो प्रक्रिया आपने अपने स्मरण में धारित कर ली। इसका अर्थ है व्यवहार में भविष्य के लिए उसे अंगीकृत कर लिया है। तो शिक्षण की ये प्रक्रिया जो भी आपको अभी अध्यापक के द्वारा बताई जा रही थी, अध्यापक ने प्रत्येक बिंदु पर हम कैसे इसको इम्प्लीकेट करेंगे अपने जीवन में, कैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये चिंतनशील बनाता है। अभी मैंने अपने से पूर्व अध्यापक को कहा कि आपको ये ज़रूर पढ़ के आना चाहिए कि ऐसा ही कथन किसी और ने तो नहीं कह दिया है। विद्यार्थी ने क्योंकि आपसे प्रश्न कर लिया है कि ये कथन तो जॉन डीबी का था, आप क्यों इनका कह रहे हैं इसको। तो यहाँ प्रश्न ये नहीं उठता, अगर अध्यापक अपने कथन में ये प्रयोग कर चुका होता, उसने चिंतन किया होता क्या ये कथन पहले किसी और ने किसी और बात के लिए कहा हुआ है, तो वह अपने व्याख्यान में ज़रूर ये पहले ही बता चुका होता कि ऐसा ही कथन एक बार किसी और दार्शनिक ने भी दिया था और ऐसा ही कथन किसी और चीज़ के लिए दूसरा दार्शनिक भी दे रहा है। तो विद्यार्थी उसे आपके लिए चैलेंजिंग रूप में आपके सामने नहीं रखता। अगर अध्यापक ने अपने प्रकरण को पूर्व में चिंतित किया होता, चिंतन किया होता उसका। आपने कहा ये मूल्यांकन, तो अध्यापक जब पढ़ा रहा होता है, अभी मैंने आप सबसे प्रश्न पूछे, इसमें पता चला कि कुछ बच्चे माइक म्यूट करके इधर उधर गए हुए हैं, सभी अपने मोबाइल के पास नहीं बैठे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हमारा चल रहा है,
ये हमारे भविष्य में करवाए जाने वाले शिक्षण के दौरान हमारे काम आना है। मैडम अभी फीडबैक देंगी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी जो भविष्य में हमारे काम आने वाली हैं। उसको सुनने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ उस सक्रियता की पहचान करने के लिए मैंने एकदम से प्रश्न पूछ लिए। तो अध्यापक का कार्य ये मूल्यांकन करना ही है। मैं बताऊं कि आपके अध्यापक जब आप बने हुए हैं, आप जब पढ़ा रहे हैं, तो आपके विद्यार्थी कितने सक्रिय हो रखे हैं आपके उसमें। मैंने कहा शिक्षण में सक्रियता किस तरीके से लेके आई जा सकती है, तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि प्रश्न पूछकर। किंतु हमारा अध्यापक 30 मिनट तक लगातार केवल बोलता ही रहा। बीच में खांसी भी आनी शुरू हो गई क्योंकि गले में घर्षण पड़ गया हमारे। तो अंतःक्रिया कही गई है ना शिक्षण को, तो कहा गया है नहीं कहा गया अंतःक्रिया की प्रक्रिया? जी मैम। तो अंतःक्रिया की प्रक्रिया क्या होती है? किसको कहा जाता है? जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों का क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट होगा। इसीलिए मध्य में जो प्रकरण आ रहा था, जिसको हम हेडिंग पढ़कर फिर उसको डिक्टेट कर रहे थे, फिर हेडिंग पढ़ रहे थे, फिर डिक्टेट कर रहे थे, उस हेडिंग के अंतर्गत लिखा हुआ सबको दिखाई दे रहा, आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप पूछ सकते थे कि इसको हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हम सभी भावी अध्यापक हैं, अध्यापक के रूप में ये कथन हमारे कैसे काम आएगा? आपको विराम मिल गया थोड़ा सा। आपको ये भी पता चला कि आपके विद्यार्थी जिज्ञासु होकर आपकी बात को सुन रहे हैं। हमने मूल्यांकन किया, प्रश्न छोड़ दिया, जवाब नहीं आया। तो प्रश्न छोड़ना नहीं है, बल्कि आप पूछो। आपको पता चल गया कि अभी मैंने प्रश्न पूछा है, तो अब मैं नाम लूँ। नवप्रभा जवाब दो, नरेश जवाब दीजिए, आप हिमांशु आप बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। ये शिक्षण का कार्य है। तो शिक्षण की प्रक्रिया, जो ये प्रकरण चल रहा है, ये आपके लिए चल रहा है ताकि आप अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से पढ़ाकर अधिगम करवा पाएंगे। अधिगम के लिए निश्चित जो उद्देश्य आपके हैं, जिसके लिए आपने विषय वस्तु तैयार की, उस विषय वस्तु को किस प्रकार से हम विद्यार्थियों तक पहुंचा पाएंगे, इसके लिए शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आपने शिक्षण के स्वरूप को कैसा होना चाहिए, शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, शिक्षण के किस क्या क्या अंश हैं जिन पर हमको विशेष ध्यान देना है, इस सब का आप अध्ययन कर रहे हैं एज अ टीचर। और ऐसे में टीचर कैसे शिक्षण के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखने के लिए विद्यार्थियों को बताए जाने वाले प्रकरण के अंतर्गत जो दृष्टांत हैं, उसका आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाना आवश्यक है। आपकी पीपीटी में केवल लेखन सामग्री थी, जो किताब से आपने ले ली है, उसको बिंदुवार आपने संस्कृत में भी लिख लिया है, किंतु जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, वो सृजनात्मकता उसमें दिखाई देनी चाहिए। नवीन चीज, नवीन तरीका, नवीन दृष्टिकोण उसके अंदर नज़र आनी चाहिए। वो प्रकरण ट्रांसलेशन का हमारा प्रकरण न लगकर वो प्रकरण लगना चाहिए नवीन तरीके का, और उसमें विद्यार्थियों का अधिक से अधिक इन्वॉल्वमेंट करवाया जाना चाहिए। ठीक है, जी मैम। चलिए, तो आज के हमारे 2 प्रकरण